My dear students, today we discuss very important topic in your chemistry related to basic concept of chemistry. आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं. बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपने देखा कि हाउ कैन वी कैलकुलेटेड एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम गिवन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट. हमको कुछ ऐसे प्रॉब्लम दिए जाएंगे जहां परसेंटेज दिया रहेगा एलिमेंट का और उस परसेंटेज की सहायता से हम एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिटरमाइन करेंगे. तो आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए है क्योंकि ये एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लिफ्टिंग रिएजेंट. ये आपकी केमिस्ट्री के लिए और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इन कंपटीशन, इन एग्जाम या और भी आपका जो बेसिक कंसेप्ट है. अगर ये दोनों चीजें आप दिमाग में डाल लिए तो काफी कंसेप्ट आपका केमिस्ट्री के प्रति क्लियर होगा. तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुटे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को स्प्रेड करें, दूसरों को शेयर करें ताकि हमारी पोटेंशियल, हमारी एनर्जी बढ़े और हम आपको पूरा जितने भी लेसन मेंशन है केमिस्ट्री के 11th के वो सभी चीजें आपको स्टेप टू स्टेप अलग अलग वीडियो में हम प्रोवाइड करते जाएं. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्पिरिकल क्या होता है. यानी अगर हमसे पूछा जाए कि एम्पिरिकल फार्मूला तो हमको सबसे पहले ये समझना है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है. जैसे मान लो अगर हमने लिख दिया ग्लूकोज तो ग्लूकोज हम कहते हैं C6H12O6 को. ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का. या हम बेंजीन करते हैं तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6. अब हमको कह रहा है कि नहीं आप एम्पिरिकल फार्मूला होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है. तो एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे कि द सिंपल होल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला. यानी जो भी जैसे ग्लूकोज है यहाँ पे CHO है तो सिंपलेस्ट रेशियो इन तीनों का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा, जो होल नंबर रेशियो होगा वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को? हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करते हुए कि द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला. क्या कहा हमने? द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला. जैसे अब ग्लूकोज का आपका फार्मूला है C6H12O6. ये सिंपलेस्ट नहीं है. अगर इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 6 यहां से कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा CH2O. यानी CH और O के बीच किस टाइप का रेशियो है? सिंपल रेशियो 1:2:1. दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. अगर हम बेंजीन की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 H है तो इनके बीच का रेशियो 1:1 हो गया. यानी CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन. अब अगर हमको एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया तो हम उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारा क्या हेल्प मिलेगा? तो याद रखोगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी का भी अगर निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बराबर होगा N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. अब क्वेश्चन मार्क क्या आ गया कि N क्या है? तो N वह नंबर है, वो नंबर है जिसको आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए काम लिया था. तो N हम कैसे निकालेंगे? तो N इज इक्वल टू होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास.
अगर हम मोलर मास को इलेक्ट्रिकल मास से डिवाइड करें तो जो नंबर आएगा वो n होगा, और उस नंबर को अगर इलेक्ट्रिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा निकल जाएगा। हमको जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसमें एलिमेंट के परसेंटेज दिए जाएंगे, उस परसेंटेज की सहायता से हमको इलेक्ट्रिकल फार्मूला निकालना है, और उसी न्यूमेरिकल में उस कंपाउंड का मोलर मास दिया रहेगा। कभी कभी मोलर मास न देते हुए वेपर डेंसिटी Vd देगा, तो हमें मालूम है कि वेपर डेंसिटी अगर दे रहा है तो याद रखोगे कि मोलर मास ये जो है बराबर होगा 2 × Vd। तो Vd में 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर मास निकल जाएगा, और उस मोलर मास को इलेक्ट्रिकल मास से डिवाइड करेंगे तो यह निकलेगा, और इस n को इलेक्ट्रिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। क्लियर? अब हम अपनी बातों को समझाने के लिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, जो मान लो अगर हमसे पूछ दिया जाए तो हम कैसे उस पर डिसाइड करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले मान लो अगर हमको पूछ दिया गया कि अगर कोई कंपाउंड है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, आपको परसेंटेज दिया रहा है, बोलेगा कि कार्बन 40% है, मान लिया गया हाइड्रोजन आपका है 6.67%, और ऑक्सीजन आपका दे रहा है 53.33%, और कह रहा है कि इस कंपाउंड का जो मोलर मास है, मोलर मास ये 30 है। तो आप इस गिवन कंपाउंड का, जहां पे एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दैट इज 40% ऑफ कार्बन, 6.67% hydrogen, 53.3% oxygen respectively. If the molar mass of given compound are 30, calculate empirical mass and empirical formula and molecular formula. हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सिस्टम समझो। आपको एक टेबल बनाना है। टेबल को कैसे बनाओगे? यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट, यानी जो कंपाउंड आपको दिया है उसमें कौन कौन एलिमेंट है। तो जनरली एलिमेंट कौन कौन है? आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसके बाद यहाँ लिखोगे परसेंटेज कितना दिया हुआ है। तो कार्बन दिया है 40%, हाइड्रोजन दिया है 6.67%, और ऑक्सीजन दे रहा है 53.33%। अब हम इसके बाद जो है यहाँ पे एटॉमिक वेट लिखेंगे, एटॉमिक वेट। अब जनरली कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है 12 होता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 12.01 AMU होता है। हाइड्रोजन 1.0 होता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखें तो 1.008 AMU होता है। ऑक्सीजन 16.0 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक वेट। अब यहां निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, यानी आपका हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 12.01, ये हो जाएगा आपका 6.67 डिवाइडेड बाय 1.008, और ये हो जाएगा आपका 53.33 डिवाइडेड बाय 16। यहां से जो नंबर आपको मिलेगा उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पे सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। उसके बाद आपका एक टेबल रहेगा होल नंबर, और उसके बाद आपका रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला का टेबल। तो अब अगर हम देखें तो 40 डिवाइडेड बाय 12.01 अगर करेंगे तो ये आएगा लगभग आपका 3.33 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो नियरली 6.67 आएगा, लेकिन ये 1.008 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.62, और ये भी आपका आ जाएगा 3.33। अब हमको क्या करना है कि जो नंबर आया है सिंपल रेशियो निकालने के लिए, जो सबसे लोएस्ट नंबर है उस लोएस्ट नंबर से सबको डिवाइड करना है। तो लोएस्ट नंबर सबसे ये है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे सिंपल रेशियो के लिए तो आपको क्या करना है? 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, 6.62 डिवाइडेड बाय 3.33, और यहाँ भी 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33। तो ये आपका आ गया 1, ये नियरली आपका आएगा 1.99, और ये नियरली आपका हो गया 1।
अब होल नंबर कैसे निकालेंगे? तो अब यहाँ पे आपको ये जो सिंपल रेशियो आया है 1.991, तो होल नंबर ये कह रहा है कि अगर ये 1 है तो आपका होल नंबर 1 हो गया। ये 1.99 है तो नियरली इक्वल टू 1 है, तो नियरली इक्वल टू 2 आ गया, 1.99 2 हो गया और ये 1 हो गया। लेकिन बाय द वे अगर मान लो सपोज है कि यहाँ पे 1.5 आता तो फिर होल नंबर बनाने के लिए अब इसको हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 2 यहाँ भी करते, 2 यहाँ भी करते, 2 यहाँ भी करते, तो ये हो जाता 2, ये हो जाता 2 और ये हो जाता 3। बट ये जो वैल्यू हमारी है, ये वैल्यू हमको 1.99 मिल रहा है, तो राउंडर पे कितना हो गया 2 हो गया, तो होल नंबर आ गया 121। अब यहाँ लिख देंगे कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया O, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमको निकालना है, सबसे पहले इसका मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास 30 दे रहा है, और तो सबसे पहले आपको यह निकालना है, n इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। अब एम्पिरिकल मास कैसे निकालोगे? तो ये जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, मोलर मास कितना दे रहा है 30, तो एम्पिरिकल मास कैसे निकालोगे? ये हो गया आपका कार्बन यहाँ 1 है तो ये 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2 और ऑक्सीजन 16, ये देखोगे ये 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 30 कट जाएगा, यानी n की वैल्यू 1 आ गया। तो n की वैल्यू 1 आया तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना? हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बराबर होगा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और हमारा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? n की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू CH2O करोगे तो फार्मूला वही आएगा CH2O। तो इसका मतलब एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है। और ये कंपाउंड कौन सा होगा? ये कंपाउंड होगा HCHO, जिसे हम फार्मल डिराइव करेंगे। तो इस तरीके से इस गिवन टेबल की सहायता से हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे और हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हमने ये वर्ड इसलिए नहीं मिटाया कि हमको इसकी जरूरत भी पड़ेगी, आपको ये याद रखना है। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक वेट, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, सिंपल रेशियो, होल नंबर, एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपको टेबल बनाना है। जैसे मान लो अगर हमको इन्वेस्टर कर रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, कार्बन कितना रख रहा है वो? तो कार्बन रख रहा है 16.27% और हाइड्रोजन रख रहा है वो 0.672%। उसके बाद 0.677% है। क्लोरीन रख रहा है कितना? तो क्लोरीन रख रहा है 72.2%, वो कह रहा है। और ये कह रहा है कि उसका जो मोलर मास है वो मोलर मास 147.5 है। तो आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालो और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले कि जरा इस परसेंटेज को एक बार ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमको परसेंटेज 100 नहीं मिला तो रिमेनिंग ऑक्सीजन होगा। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं और ऐड में आपका जो है, जब आप उनको ऐड करोगे, जैसे आप ले लिया 16.27 प्लस 0.677 प्लस 72.20%, तो ये जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल ऐड आएगा ये आपका, उसको हम ऐड कर ले तो 8 7 15 5 8 14 9 और 7 1 ये आपका आ गया 89.05।
अब 89.05 मान लो तो पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ 1 कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो मास हमारा आ रहा है टोटल, ये मास 89.1 आ रहा है, इसका मतलब ये टोटल आपका 100 नहीं है। तो रिमेनिंग क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो जब रिमेनिंग ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस 89.1। तो ये आपका आ जाएगा ऑक्सीजन यहाँ पे 10.9 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हमारा गिवन परसेंटेज 100 नहीं हो रहा है तो रिमेनिंग क्या होगा, ऑक्सीजन। अब यहाँ लिखिए एलिमेंट कौन कौन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, और रिमेनिंग ऑक्सीजन जो हमको दिया नहीं था लेकिन हमको निकालना पड़ा क्योंकि टोटल परसेंटेज हमारा जो दे रहा था वो 100 मैच नहीं हो रहा था। अब यहाँ परसेंटेज लिखेंगे, ये है आपका 16.27%, ये है 0.677% और ये आपका है 72.2%। उसके बाद ये आपका आ गया 10.9%। एटॉमिक वेट वही है 12.01 कर लेंगे, इसको 1.008 कर दोगे। यहाँ पे आपका है 35.5 और ये आपका है 16.0। अब हम करेंगे क्या, अब निश्चित है कि अगर हमको इनको डिवाइड करना है तो अब हमको 16.27 यहाँ रिलेटिव नंबर ऑफ वन में हमको क्या करना है, 16.27 डिवाइडेड बाय 12.01। यहाँ आपको करना है 0.677 डिवाइडेड बाय 1.008। यहाँ करना है 72.2 डिवाइडेड बाय 35.5 और यहाँ करना है 10.9 डिवाइडेड बाय 16.0। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो क्या होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1.35 के लगभग आएगा। इसके बाद इसको अगर 1.0 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आएगा 0.672 आएगा। 72.2 को 35.5 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 35 पूजा आपका 70 हो जाएगा, 71। तो ये लगभग आएगा 2.04 आएगा। फिर 10.9 को अगर हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा आएगा 0.675। ये आ गया रिलेटिव नंबर ऑफ मोल 1.35, 0.672, 2.04 और 0.675। अब हमको सिंपल रेशियो निकालना है। तो सिंपल रेशियो हम कैसे निकालेंगे, जो सबसे लोवेस्ट है, लोवेस्ट को है 0.672। तो हम सबको डिवाइड करेंगे 1.35 डिवाइडेड बाय 0.672। फिर यहाँ करेंगे 0.672 डिवाइडेड बाय 0.672। यहाँ करेंगे 2.04 डिवाइडेड बाय 0.672 और यहाँ करेंगे 0.675 डिवाइडेड बाय 0.672। अब देखेंगे तो यहाँ जो हमारा वैल्यू आएगा ये आएगा नियरली 2.01 आएगा। उसके बाद यहाँ उसी से डिवाइड करें तो 1.0 आएगा। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 3.03 और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1.01 आएगा। ये आ गया सिंपल रेशियो। अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना, राउंड अप करना है। तो 2.01 है नियरली इक्वल टू 2, 1.0 है 1, 3.03 नियरली इक्वल टू 3 एंड 1.01 नियरली इक्वल टू 1। अब इंटीग्रल फार्मूला आपको बनाना है। तो c की वैल्यू आ गई 2, h की वैल्यू आपकी c की वैल्यू आपकी आ गई 2, h की वैल्यू आ गई 1, cl की वैल्यू आ गई 3 और o की वैल्यू आ गई 1। तो इंटीग्रल फार्मूला हो गया C2HCl3O। अब हमको इसका n की वैल्यू निकालना है। तो n की वैल्यू वही है, आपको क्या लेना है, यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो हमको गिवन दे रहा है, मोलर मास दे रहा है 147.5। अब जरा हम इसका एम्पिरिकल मास निकालेंगे। कैसे निकालोगे, C2 है तो 2 × 12 प्लस H एक है 1 प्लस 35.5 × 3 प्लस 16। इसको हल करोगे ये आपका हो गया 24 और 1 25 हो गया। और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 5 15 5 1 3 5 15 1 16 6 1 3 9 106.5 प्लस 16। इनको अगर ऐड करते हैं हम तो
तो यह हमारा मिल जाएगा 147.5। तो निश्चित है कि 147.5 इसका भी आ गया और इसका भी 147.5 आएगा, कट जाएगा 1 आएगा। तो 1 का मतलब अगर ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या है 1 इंटू C2HCl3O। तो कंपाउंड का फार्मूला क्या हो जाएगा C2HCl3O। यानी इन दिस केस आल्सो एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ आर सेम। तो इस तरीके से हम एम्पिरिकल फार्मूला परसेंटेज अगर दिया हो किसी भी गिवन कंपाउंड में और मोलर मास दिया हो या उसका वेपर डेंसिटी दे रहा हो तो 2 मल्टीप्लाई करके मोलर मास निकाल लेंगे। तो इस परसेंटेज की सहायता से इस तरीके का टेबल बना करके हम सबसे पहले उसका एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करेंगे और अगर हमको एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया तो वी कैन इजीली डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। छोटा सा पॉइंट है लिमिटिंग रिएजेंट, उसे समझ लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हमको काफी कंफ्यूज करता है कि लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहेंगे और क्यों ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो उसके लिए अगर हम बात करें किसी केमिकल इक्वेशन की तो हर केमिकल का एक स्टिचियोमेट्रिक बैलेंस होता है। जैसे पहले आप समझें कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। मान लो आपने ले लिया H2 और आपने ले लिया O2 और दोनों के मिलने से H2 बन रहा है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ H2 है, O2 है, यहाँ H2 तो है लेकिन O1 है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ 2 मिलेगा। आपने देखा 2 मोल H2 दैट इज, अब ये 2 मोल H2, ठीक है, तो 2 मोल H2 का मतलब कितना हो गया 4 ग्राम हाइड्रोजन। कितना वाटर बना रहा है 18 इंटू 2 करोगे 2 मोल बन रहा है, या ऐसे करोगे 2 इंटू 18 दैट इज 36 ग्राम वाटर। और O2 कितना यूज हो रहा है तो O2 1 मोल O2 दैट इज 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस, वही सेम 36 ग्राम वाटर। तो अगर इस रिएक्शन में आप देखें तो 16 ग्राम मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वाटर बनने के लिए। अगर इस ऑक्सीजन की मात्रा 16 ग्राम से कम ले ली जाए, 40 ले लिया जाए, 10 ले लिया जाए, तो निश्चित है कि स्टिचियोमेट्रिक इक्वेशन जो बैलेंस और डिस्टर्ब होगा। और 16 ग्राम चूंकि चाहिए 36 ग्राम वाटर बनने के लिए, तो वाटर का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम रिएक्शन बिकम स्टॉप। तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहोगे, निश्चित है कि अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपने 16 ग्राम के बजाय 10 ग्राम लिया या 8 ग्राम लिया, तो 8 ग्राम या 10 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम होने तक जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट का बनना स्टॉप हो जाएगा। तो प्रोडक्ट का बनना स्टॉप हो गया, इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट का काम कौन किया, ऑक्सीजन ने किया। हाइड्रोजन की बात करें तो 36 ग्राम वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन का 4 ग्राम रिस्पांसिबल है। अगर आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया, आपने 2 ग्राम लिया, तो निश्चित है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन बनने तक जो वाटर बनेगा उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो निश्चित है कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट की अगर हमको डिफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की, तो हम कहेंगे कि द रिएक्टेंट which completely consume and determine the formation of product is known as limiting reagent। यानी किसी भी रिएक्शन के दौरान वह रिएक्टेंट दोनों हो सकता है H2 भी O2 भी, तो वह रिएक्टेंट जिसकी मात्रा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, प्रोडक्ट बनना स्टॉप हो जाए, तो ऐसे अमाउंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, या ऐसे रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। अब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के लिए जरा एक न्यूमेरिकल पे ध्यान दें
और उससे हम अपनी बात समझने की कोशिश करें कि लिमिटिंग रीजन क्या होगा। लिमिटिंग रीजन हमने बताया आपको कि कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो अगर हमने ले लिया N2 प्लस 3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3। निश्चित है कि अगर N2 की बात करें तो N2 यहाँ 1 मोल दिख रहा है, तो 1 मोल N2 का मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन, और 3 मोल H2 का मतलब 6 ग्राम हाइड्रोजन आर परफेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस 2 मोल NH3 दैट इज 17 दूनी 34 34 ग्राम अमोनिया। अब याद रखो कि इस स्टोइचोमेट्रिक बैलेंस इक्वेशन के लिए आपका 28 ग्राम नाइट्रोजन मिनिमम, 6 ग्राम हाइड्रोजन मिनिमम रिक्वायर्ड है 34 ग्राम अमोनिया बनने के लिए। तो क्या इनकी क्वांटिटी अगर हम कम ले लेंगे तो अमोनिया नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन कहां तक बनेगा? वहीं तक बनेगा जब तक कि वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा। जैसे ही नाइट्रोजन या हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बिकम स्टॉप, प्रोडक्ट का बनना रुक जाएगा और प्रोडक्ट की क्वांटिटी 34 ग्राम नहीं बनेगी। जैसे आपने अगर 28 ग्राम के बजाय आपने ले लिया 20 ग्राम, तो 20 ग्राम नाइट्रोजन के कंज्यूम होने तक जितनी अमोनिया बनेगी, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो इस गिवन रिएक्शन के लिए नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। मान लो आपने नाइट्रोजन कुछ भी लिया हो, अगर हाइड्रोजन 6 की जगह आपने 3 ग्राम कर दिया या 2 ग्राम कर दिया, तो निश्चित है कि जब तक हाइड्रोजन कंज्यूम होगा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ही हाइड्रोजन का कंजप्शन कंप्लीटली रुक जाएगा या कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, दे आर कंप्लीटली कंज्यूम, रिएक्शन बिकम स्टॉप एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप, देन इन सच केसेस हाइड्रोजन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमको इसके ऊपर न्यूमेरिकल देता है, जैसे इसी रिएक्शन के ऊपर मान लो न्यूमेरिकल दे रहा है कि 50 केजी, ध्यान दो कह रहा है कि 50 केजी नाइट्रोजन गैस एंड 10 केजी हाइड्रोजन गैस आर यूज टू प्रिपेयर अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए 50 केजी नाइट्रोजन और 10 केजी हाइड्रोजन लिया गया। हमसे पूछ रहा है कि विच आर लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इनमें कौन है, और ये भी पूछ रहा है कि कितनी अमोनिया बनी, हाउ मच क्वांटिटी अमोनिया प्रोड्यूस। तो ये दो चीजें अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपने समझा कि फॉर गिवन रिएक्शन N2 + 3H2 that is 2NH3, 50 kg nitrogen and 10 kg hydrogen are used. You calculated which are limiting reagent, either nitrogen or hydrogen, and how much quantity ammonia produce. तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ रिएक्शन में देखना है कि रिएक्शन का रिलेशन क्या है, 1:3 मोल का है, 1:3:2। अब हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो यहां लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास तुमको केजी में दे रहा है, अब मोलर मास हमारा ग्राम में है, तो केजी को हमको किस में करना होगा, केजी को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आपका गिवन मास है 50 किलो है, तो हम 50 किलो को ग्राम में बदलेंगे। ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब मोलर मास आपका कितना है, 28 है, तो 50 डिवाइडेड बाई 28 करेंगे, और जब 50 डिवाइडेड बाई 28 करोगे तो हमको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.28 बन जा 22 8 जा 26 हो जाएगा, 786 × 10⁻³ मोल।
ये हमारा नाइट्रोजन निकला। अब हम नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 निकालोगे तो गिवन मास अपान मोलर मास। तो हमारा गिवन मास यहाँ 10 लीजिएगा, तो इसको भी हम ग्राम में बदल देंगे। ग्राम में बदलने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मतलब 10 पावर 3, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का मास आपका हो गया 2.0, एक्चुअल में 1.008 होता है, 2.02 लिख सकते हो या 2.0 भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं एग्जैक्टली। या मान लो अगर एग्जैक्ट लिखना हो तो 2.016। तो अब हम 10 को अगर 2.016 से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्वांटिटी कितनी आएगी? निश्चित है कि 2 5 जा 10 होता है, लेकिन 2.016 है, तो ये नियरली आएगी आपकी 4.96 इंटू 10 टू पावर 3 मोल आएगी। ठीक है, अब हमारा मोल नाइट्रोजन निकल गया, मोल हाइड्रोजन निकल गया। अब हमको देखना है कि इस रिएक्शन के द्वारा ये दिख रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन जिम्मेदार हैं। तो यहां लिखोगे फॉर गिवन रिएक्शन, जो रिएक्शन दिया जा रहा है 1 मोल N2 रिक्वायर 3 मोल H2। 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 चाहिए, तो हमको N2 कितना मिला है? Hence for 1.786 into 10 to power 3 मोल N2 के लिए रिक्वायर्ड H कितना होगा? इसको हम X कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो X इक्वल टू यानी रिक्वायर्ड हाइड्रोजन इक्वल टू कितना जाएगा? तो X इंटू X इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 3 इंटू दिस, 3 इंटू 1.786 इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 8 1 3 8 जा 28, ये आया 5.358 इंटू 10 टू पावर 3 मोल H2 रिक्वायर्ड है। और जबकि हमारा H कितना मिल रहा है? 4.96 10 टू पावर 3। ध्यान देगा, टोटल मोल H2 का कितना है? 4.96 इंटू 10 टू पावर 3। और हमें इस गिवन 50 kg नाइट्रोजन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? 5.35 है, इसको 36 भी कर सकते हो, यानी 5.36। हमको 5.36 इंटू 10 टू पावर 3 मोल H2 चाहिए कंप्लीट कॉम्बिनेशन के लिए। और जबकि हमारे पास 4.96 है, इसका मतलब हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है, और हाइड्रोजन की मात्रा कम हो रही है, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ कौन हो गया? हाइड्रोजन गैस हो गया। अब हमको निकालना है हाउ मच क्वांटिटी अमोनिया प्रोड्यूस। तो इसके लिए हम थोड़ा देखेंगे, इसको मिटाना जगह नहीं है। तो हमने देखा कि अगर अमोनिया बन रही है तो अमोनिया के लिए जो रिक्वायरमेंट है, हमने देखा कि 3 मोल, ध्यान दोगे, 3 मोल H2 से, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है तो हमको हाइड्रोजन लेना है, 3 मोल H2 से हमारी क्वांटिटी बन रही है 2 मोल NH3। तो हमने जो मोल निकाला है, हमारा जो हाइड्रोजन का मोल निकला है वो अब कितना मोल निकला है? तो निश्चित है कि हाइड्रोजन का मोल निकला है हमारा हाइड्रोजन का जो मोल निकला है 4.96 इंटू 10 टू पावर 3 मोल H2 से कितनी अमोनिया बनेगी? दैट इज X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.96 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 3।
इसे हल करेंगे तो हमारा जो क्वांटिटी आएगा, इसको हल करने के बाद ये आ जाएगा आपका, इसको अगर हल करते हो तो ये आपका हो जाएगा 1.5, तो ये आ जाएगा 3.30 इंटू 10⁻³ मोल NH3। ये प्रोडक्शन हो गया। अब हमको इसका वेट निकालना है, तो वेट इक्वल टू क्या होता है, या मास इक्वल टू, ये बराबर आपका हो जाएगा मोल इनटू मोलर मास। तो मोल इनटू मोलर मास का मतलब मोल हमारा इतना आया है 3.30 इंटू 10⁻³ और मोलर मास अमोनिया का कितना होगा 14,317 इंटू 17। तो निश्चित है कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0 51 1 5 7 51 51 5 56 56.10 इंटू 10⁻³ ग्राम अमोनिया बनेगा। और इसको अगर हमको केजी में कन्वर्ट करना है तो निश्चित है कि 1000 से डिवाइड करोगे तो कहोगे R 56.01 केजी अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से हमने गिवन रिएक्शन में देखा कि इस L2 प्लस H2 के लिए लिमिटिंग रिएजेंट H2 है, क्योंकि इसकी जो मोल की जरूरत है या इसकी जो क्वांटिटी है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कम गिर रहा है, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और कितना अमोनिया बना, हमने देखा कि 3 मोल रिक्वायर्ड है 2 मोल अमोनिया के लिए। तो अगर 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए 2 मोल अमोनिया के लिए, तो इतने मोल हाइड्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी, दैट इज दिस क्वांटिटी ऑफ मोल ऑफ अमोनिया। अब इस मोल को अगर आपको ग्राम में निकालना हो तो मास इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास होता है। मोलर मास अमोनिया का 17 होगा, 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वजन आएगा आपका ग्राम में होगा। इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना होगा तो निश्चित है कि केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे, 1000 का मतलब ये इससे कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा केजी। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2 बहुत ही अच्छी चीज, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। वो था एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरी चीज हमने जो पढ़ा हुआ है लिमिटिंग रीजन। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।